नरेंद्र अपने बारे में 2 चीजें डिक्लेयर कर चुके हैं। जीवन भर अविवाहित रहेंगे। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। पूरा रीजन तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने दिया था कि भाई जब तक तू जिएगा तो ये एक तेरे को मेरी याद दिलाता रहेगा। एक बात मैंने ये देखी है, उन सब में एक चीज कॉमन थी। जो सफल हुए उनमें एक चीज कॉमन थी कि उनमें लोगों का आदर अदब करने की आदत थी, और वो ही कर सकता है जो अपने परिवार से सीख के आता है। पेपर बार बार आउट हो जाते थे उस टाइम, हमारे टाइम में। हाँ, 2014 में आरपीएमटी आउट हो गया था, नीट भी 2 बार हो गया था, 14 में और 15 में। हाँ। अब तो खैर ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम फर्स्ट पेपर में सिलेक्ट हो जाते थे, दूसरे में हमेशा रिजेक्ट हो जाते, क्योंकि 3 महीने का गैप पड़ जाता था। हम पढ़ नहीं पाते थे 3 महीने में। काफी याद आती थी लोगों की, काफी कभी कभी तो आंसू आ जाते थे सोच के। दोस्तों नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। डॉक्टर नरेंद्र और डॉक्टर हेमंत आज मेरे साथ हैं। जैसा कि एक सीरीज और जिसका उद्देश्य है गांव कनेक्शन, गांव के उन लोगों से, उन प्रतिभाओं से आपको मिलवाना, उन लोगों से मिलवाना जिन्होंने अपने संघर्षों से दास्तां लिखी, अपनी सफलताओं के शीर्षक खुद गढ़े और खुद उन्होंने अपने लिए ऐसे आयाम स्थापित किए जो वास्तव में समाज के बहुत सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। नरेंद्र मेरे साथ है और मुझे वो दौर याद आता है जब नरेंद्र क्लासरूम में हुआ करता था, और क्लासरूम में नरेंद्र जब आता था तब भी गले में एक गमछा, तौलिया हमेशा रखता था। आपको ध्यान हो, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए सब लोग जानते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, तो उनकी तरह इसका अपना एक खास अंदाज है और समाज के लोगों से, गांव ग्वार ढाणी के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मेरा बहुत अजीज स्टूडेंट मैं कहूँ, और अब तो एक तरीके से दोस्त जैसा हमारा इंटरेक्शन है, कनेक्शन है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो सफलताएं गढ़ते हैं, बहुत अदब और प्यार प्रेम से जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हेमंत जो साथ में है, हेमंत भी आपके साथ ही जेएलएन मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की डिग्री कर चुके हैं। आप दोनों ही 2016 में सेलेक्ट हुए और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद हेमंत अपने पीजी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पीजी एंट्रेंस आपने दिया है। और नरेंद्र की जहां तक मैं बात करूं, डॉक्टर नरेंद्र का अपना कुछ ओपिनियन अलग है। ये कुछ आजकल स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। समाज सेवा का मकसद और लक्ष्य इन्होंने अपनाया है। और नरेंद्र अपने बारे में 2 चीजें डिक्लेयर कर चुके हैं। जीवन भर अविवाहित रहेंगे। मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, ये लोगों तक जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में कहीं बदल जाओगे? खैर बदल भी जाओ तो कोई इसमें कोई ये दावे को अगर आप हकीकत में बदल लो तब तो ठीक है, और अगर इस पे किसी तरीके का कोई परिवर्तन भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर फिलहाल आपका अपना यही मानना है कि विवाह नहीं करना है, और हेमंत जो है वो सेटल होने की सोच रहे हैं। आपने तो नहीं सोचा कहीं ऐसा विवाह नहीं करना है? हेमंत ने ऐसा नहीं सोचा है। तो सबसे पहले मैं नरेंद्र से शुरू करता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र, गांव से एक बच्चा निकलता है, शहर की चकाचौंध में आता है, कोचिंग सेंटर्स पे आता है, कैसा क्या महसूस करते हैं? आपकी जर्नी उन सारे व्यूवर्स तक, उन सारे बच्चों तक पहुंच सके, उन सारे लोगों तक जा सके जो लोग वास्तव में चाहते हैं कि सफलता हासिल की जाए, क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग एक ढाणी में पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ। फिर वहाँ से एक दिन अखबार में ऐड देखा था। फिर हमको भी लगा कि यार हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो अखबार में ऐड देखने के बाद हम ढूंढते ढूंढते कोचिंग तक पहुँचे। फिर 2-3 साल प्रिपरेशन में लग गए थे उस टाइम। फिर सिलेक्ट होके पहुँचे, तो आज खुशी होती है। अपने दम पे सफलता हासिल करी, अच्छा लगता है। अच्छा, तुम वो पढ़ाई के दौरान वो जो गले में तौलिया डाल के रखते थे, उसका क्या कंसेप्ट था? वो सर एक हमारे सर थे। हाँ। वैसे तो वो पूरा रीजन तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने दिया था कि भाई जब तक तू जिएगा तो ये एक तेरे को मेरी याद दिलाता रहेगा। उन्होंने एक मकसद से दिया था। उसका एक इमोशनल उसकी कनेक्टिविटी है। उन्होंने कहा था कि तेरी संपूर्ण एनर्जी समाज के नाम ही होनी चाहिए। अब बहुत बड़ा वक्तव्य है ये। दोस्तों देखिए, जीवन समर्पित करना बहुत आसान बात नहीं होती है। कहना और करने में बहुत फर्क होता है। कहना बहुत आसान होता है, करने में बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है, अपने आप को बहुत डिटरमाइंड करना पड़ता है, अपने आप में बहुत सुदृढ़ होना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जरूरी होती है मानसिक सुदृढ़ता। मेंटली स्टेबल होना, मेंटली स्ट्रोंग होना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। नरेंद्र अपने गुरुजी से प्रेरणा लिए हुए हैं, और इसीलिए शायद मेरे साथ भी इनके अच्छे संबंध हैं और मधुर हैं वो, क्योंकि गुरु शिष्य के संबंधों को ये समझते हैं। और इनके गुरुजी ने इनको एक बात कही थी कि आपकी अधिकतम ऊर्जा समाज के लिए होनी चाहिए। तो उसी बात को, उसी प्रेरणा को लेके आगे बढ़े। और अब नरेंद्र एक तरीके से डिग्री करने के बाद भी थोड़ा सा अपने मेडिकल प्रोफेशन से विमुख हो गए। हालांकि ये ऐसा नहीं है, अभी भी अपना क्लिनिक देखते हैं, कुछ क्लब कर रखा है। पिसांगन अजमेर के आप रहने वाले हैं, वहाँ कुमाऊतों की ढाणी एक छोटी सी जगह है, वहाँ से आप आए और वहीं एक क्लब करके आपने क्लिनिक जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पेशेंट्स को आप देखते हैं, इसके साथ साथ आप अपनी इवेंट कंपनी भी चलाते हैं। मतलब एक डायनामिक प्रोसेस जो है उसमें आप लगे हुए हैं। तो नरेंद्र कैसा होता है, मतलब
पहले आपने गांव की जिंदगी, गांव ढाणी में छोटी स्कूलें देखी, फिर आप कोचिंग सेंटर में आए शहर कस्बों में, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आप पढ़े, हॉस्टल में आप रहे, क्या कैसा फील आता है, कैसा लगता है मेडिकल कॉलेज की आपकी जो जर्नी थी उसके बारे में? मतलब क्या आप जेएलएन मेडिकल कॉलेज में गए, जब कॉलेज में पहुंचे तो अपना कैसा फील था, उसके बाद में सोसाइटी के लोगों के साथ? तो सर थोड़े दिन तो मतलब वो खुशी के वजह से बाहर नहीं आ पाए कि चलो भी सिलेक्ट हो गए, डॉक्टर बन जाएंगे, समाज को अच्छी दिशा देंगे, घर परिवार सबको इलाज अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल तो सर हमारे परिवार में उससे पहले 1-2 कैजुअलिटीज हो चुकी थी जिनको पूरी चिकित्सा सुविधा ना मिल पाने के कारण हुई थी, तो अपने आप में ये बड़ा सबक था। जी सर उस टाइम तो ठीक है, तो फिर जब जैसे कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद क्या फील आया और कैसा, मतलब आपको लगा कि कुछ जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ बदल गया? कुछ तो बदला ही था, क्योंकि एकदम एक कोचिंग का क्लासरूम और कॉलेज में तो सर काफी डिफरेंस हाँ, होता है। बहुत डिफर करता है, पूरा डिफर हो गया सर। हाँ। फिर अच्छे दोस्त मिले कुछ, हेमंत जैसे अच्छे दोस्त मिले। देखिए, गुरु शिष्यों के संबंधों को नरेंद्र बहुत अच्छा समझते हैं, अभी साथ में दोस्त की भी तारीफ कर रहे हैं, तो आप देखिए संबंधों को वेटेज देने वाला आदमी मेरे साथ बैठा है। हेमंत से थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे, माइक आप उसको दे थोड़ा सा। हाँ, तो अभिव्यक्ति के माध्यम से डॉक्टर हेमंत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। हेमंत प्रजापति मेरे साथ हैं, जेएलएन मेडिकल कॉलेज से 2016 में, माफी चाहूंगा 2016 में आप कॉमन कॉलेज में एंटर हुए, लास्ट ईयर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, पीजी के अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। किशनगढ़ रेनवाल से आप हैं। हेमंत, क्या मतलब गांव के ढाणी के बच्चों में मतलब कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें ऊपर ला सकती हैं, आगे ला सकती हैं, या फिर कई लोग प्रयास ही नहीं करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, हम अपने आप में खुद ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें किस लेवल के, किस स्तर के प्रयास करने चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं सर ये बोलना चाहता हूँ, जैसे गांव या ढाणी में जो भी रहते हैं ना, तो मतलब उनको मतलब उचित मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब गांव का ऐसा एनवायरनमेंट नहीं रहता है शिक्षा को लेके कि मतलब कि अच्छी पढ़ाई हो या अच्छी पढ़ाई वो करे, पढ़ाई के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाए, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जनरली। तो गांव में बेसिकली मतलब जो स्कूल्स होती है ना, वहाँ से मतलब नॉर्मली पढ़ लो आप, फिर एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि मतलब कि बस कमाना है, ऐसा एनवायरनमेंट होता है जनरली गाँव में। तो मैं चाहता हूँ कि एक सेटल हो जाए, कि आजीविका चलने लग जाए, इस तरीके का एनवायरनमेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उचित मार्गदर्शन मिलना चाहिए बच्चे को। बाकी जो गांव में स्कूल होती है, बेसिक स्कूल होती है, वहाँ से मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा तो उससे भी अच्छी पढ़ाई करके बाहर निकल जाएगा बच्चा। जैसे मैं भी स्टार्टिंग में जैसे मेरी प्राइमरी स्कूलिंग मेरी सरकारी स्कूल से हुई है, लेकिन टीचर अच्छे मिले, फैमिली ने अच्छा सपोर्ट किया, पापा भी टीचर थे, तो पापा भी थोड़ा शैक्षिक एनवायरनमेंट घर में शिक्षा का माहौल था थोड़ा, तो कभी मेरे जैसी भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, तो सब कुछ अच्छा था, सरकारी स्कूल बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद में फिर स्कूल नहीं थी, गर्ल्स की स्कूल थी केवल हायर स्टडीज के लिए, तो फिर पास के टाउन में जाना पड़ा हायर स्टडीज के लिए, रेनवाल जो पास का टाउन आपका है, वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद में स्कूल वालों ने बताया कि ऐसा कुछ होता है, कोचिंग वगैरह बाहर करनी पड़ती है, कोटा या सीकर जहाँ भी पापा के बताया, तो पापा ने किया, अरेंजमेंट किया, फिर वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ डाला, कोटा वगैरह जो भी कोचिंग में है। एक मेडिकल फील्ड में आने के बाद आदमी की आम जिंदगी में कितना फर्क आ जाता है? आपने इंटर्नशिप की है, हॉस्टल की लाइफ देखी है, वार्ड में ड्यूटी करी है, पेशेंट्स देखे हैं, तो कितना फर्क आ जाता है? मतलब आप जैसे एक गांव से उठ के बाहर आए हो ना, मतलब जैसे आप कोचिंग भी जाते हो ना, सीकर में जाते हो, कोटा में जाते हो या जयपुर करते हो, तो मतलब आप में एक अलग ही लेवल की परिपक्वता आ जाती है, अलग ही लेवल। गाँव में तो वो अपना जो माइंडसेट होता है ना, वो एक बच्चों की तरह होता है, एक चंचल सा होता है, बच्चों की तरह होता है। लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो ना घर से बाहर, पेरेंट्स से दूर रहते हो आप, तो अलग ही लेवल पे आपकी पीठ पे भार होता है कि चलो कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के पैसे लग रहे हैं, तो अपन को भी पढ़ना है, उनका सदुपयोग करना है, एक अलग सा भार होता है अपनी पीठ पे। एक बात बच्चों में बीच में आपको हेमंत टोकना चाहूंगा, जिस बच्चे को अपनी तैयारी के दौरान, अपनी स्टडीज के दौरान ये बात समझ आ जाती है कि मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का पैसा लग रहा है और समय लग रहा है, वो डेफिनेटली सेलेक्ट होता है, बिल्कुल सेलेक्ट होता है, डेफिनेटली वो अपनी सफलता पाता है। मैं पिछले 17-18 साल से एजुकेशन में हूँ, हजारों स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं और बहुत अच्छे बच्चे मुझे बहुत सालों से मिलते रहे हैं। एक बात मैंने ये देखी है, उन सब में एक चीज कॉमन थी, जो सफल हुए उनमें एक चीज कॉमन थी कि उनमें लोगों का आदर अदब करने की आदत थी, और वो ही कर सकता है जो अपने परिवार से सीख के आता है। हाँ, फिर उसी के बाद मतलब अपन जैसे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो काफ़ी ऐसे मतलब काफ़ी जैसे एनवायरनमेंट ऐसा होता है, काफ़ी कुछ अपन को सीखने को मिलता है कि मतलब
मतलब जो अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट रहता है, जैसे पेशेंट्स से इंटरेक्शन करते हैं या टीचर से इंटरेक्शन करते हैं तो काफ़ी सीखने को मिलता है। मतलब अपन किसी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब किसी के लिए अपन किसी को मतलब जान भी बचा सकते हैं। जब किसी की अपन जान बचाते हैं ना पहली बार तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर से जो खुशी मिलती है ना, माइंड ब्लो, मतलब बता नहीं सकता वो अंदर से क्या खुशी मिलती है। हाँ, एक फील आता है। जैसे जब मैंने कोविड में की थी रूटीन, तो मतलब जो कोविड में ये ऐसे पेशेंट आए थे मतलब जिसका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मतलब 60-65 के समथिंग था, तो जो 20 दिन 25 दिन एडमिट रखे गए थे, मैं मतलब अच्छे जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ था, 20-25 दिन बाद में डिस्चार्ज हो गए थे, तो काफी खुशी हुई थी। काफी लोगों ने थैंक यू बोल के, काफी लोग थैंक यू बोल के, बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छा लगा था। पहली बार कोविड का दौर बहुत भयावह था यार, मैंने देखा। पहली बार मेरे को खुद प्राउड फील हुआ था। कंप्लीट होके हम लोग जस्ट लगी थी हमारी ड्यूटी। तो कोविड के टाइम में आप लोगों ने दोनों ने ड्यूटी करी, और कोविड के टाइम में देखो एक मानव क्या स्वार्थ परिपूर्ण एक तरीके से नेचर का क्रिएशन है। जब कोविड था तब हम सब लोग सोचते थे और ये मानते थे धरती के भगवान। आज राजस्थान में आप देख ही रहे डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है, इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है। खैर वो अलग बात है, उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन डेफिनेटली जो जान बचाता है, जो लोगों के जीवन को बचाता है, उसको एक प्रॉपर वेटेज सम्मान उसको दिया जाना चाहिए। उसके साथ दुर्व्यवहार, अन्यायपूर्ण व्यवहार का मैं कतई पक्षधर नहीं हूँ। मैं खुद भी कोविड मैंने फेस किया, मुझे खुद को कोविड हो गया था, बहुत भयंकर स्थिति थी। और उसके बाद जो है वो प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी और उन कैंप्स और हॉस्पिटल से मैं थोड़ा सा सोशल एक्टिविटी से एसोसिएटेड रहता हूँ, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं। डेफिनेटली डॉक्टर्स जो हैं वो निसंदेह किसी भी प्रकार के, आप ये कह सकते हैं, कंपैरिजन में नहीं रखे जा सकते। वो सारे कंपैरिजन, सारे तुलनाओं से बाहर हैं। अच्छा, एक चीज ये है, आप लोग अब डिग्री कर चुके हो, एमबीबीएस आप कर चुके हो, आप लोग चाहो तो कहीं भी अपनी लाइफ सेटल कर सकते हो। आज किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में आप जाते हो तो आराम से अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। आप इस पेशे में जब आए तो क्या कभी आपने सोचा था कि जीवन का मकसद सेवा करना है या पैसे कमाना? मेरा तो शुरू से ही था वो कि शुरू से एक सोशल वेलफेयर का एम था। वही था। डॉक्टर नरेंद्र का कहना है आपका एम शुरू से ही सोशल वेलफेयर का था, और आप हितेश क्या सोचते थे इस चीज को लेकर? मैं तो सर बचपन में, ईमानदारी से बताऊं तो बचपन में तो मैं ऐसे ही सोचता था कि मतलब अच्छी खासी जॉब हो जाए, एक बार लाइफ सेट हो जाए, शादी विवाह हो जाए, घर गृहस्थी जम जाए। लेकिन शादी पे पहले से फोकस देते मतलब पहले दिन से है कि जैसे 25-30 की आयु में मतलब सब कुछ सेटल हो जाए, अपना कमाए खाए, वो था मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, बहुत बेसिक कांसेप्ट था कोई। लेकिन मतलब जैसे मैंने मेडिकल फील्ड ज्वाइन किया, जब से मेडिकल फील्ड में आया ना, तब मैं उस फील्ड में उतर के मैंने जो भी चीज़ अनुभव की ना, तब बस वो जो सारा कुछ था ना इंटरेस्ट मेरा, जो इसी फील्ड में आ गया सब कुछ। अब जैसे ये जो शादी वगैरह चीज़ होती है, एक्सवाइड जो भी चीज़ होती है ना, वो मेरे लिए सब कुछ सेकेंडरी है। आपका कहना है कि डिस्ट्रैक्शन सेकेंडरी है, वो सब चीजें अब दूर हो गई हैं। पहले एक ही चीज सोची थी। डॉक्टर हितेश का माफी चाहूंगा, हेमंत का कहना ये था, हेमंत मतलब ये चाहते थे कि एक बेसिक लाइफ हो, सब सेटल हो जाए, अच्छा पैसा कमा लें, घर परिवार सब बढ़िया। लेकिन अब थोड़ा सोशल वेलफेयर को आप प्रायोरिटी देने लगे हैं, सोचने समझने लगे चीजें। अच्छा, एक जो ये बच्चे, आप पहले स्कूल में थे, फिर कोचिंग में आए, आपने तैयारी की, फिर मेडिकल कॉलेज में रहे, तो एक जो बच्चे आजकल तैयारी करते हैं, कई बार 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप लेने भी पड़ते हैं, परेशानी उनके सामने आती है, कई सारे चैलेंजेस वो फेस करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप उनको कि कैसे तैयारी के दौरान अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना होता है, किसी तरीके से डर मन में नहीं रखना होता। सफलता मिलने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन मिलती है अंततः। वो तो है सर कि मिलेगी अगर आप कंटिन्यू कोशिश करोगे। कुछ बीच में जैसे हम लोग भी एक बार तो दौर आया था जब पेपर बार आउट हो जाते थे उस टाइम, हमारे टाइम में 2014 में RPMT आउट हो गया था, नीट भी 2 बार हो गया था, 14 में और 15 में। अब तो खैर ऐसा नहीं होता, तो उस टाइम फर्स्ट पेपर में सेलेक्ट हो जाते थे, दूसरे में हमेशा रिजेक्ट हो जाते, क्योंकि 3 महीने का गैप पड़ जाता था। हम पढ़ नहीं पाते थे 3 महीने में। हाँ, मुझे याद है AIPMT हुआ 14, उसी समय RPMT हुआ था, RPMT कैंसिल हो गया था। उसके बाद AIPMT 15 हुआ, वो ठीक था। 16 और 17 में पेपर दोनों टाइम आउट हुए, तो वो दौर था। खैर, ये तो जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसका हिस्सा है। लेकिन फिर भी बच्चों को अपनी मेहनत करते समय, पढ़ाई करते समय, तैयारी करते समय किन चीज़ों को उनको स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए? वो दौर तो ऐसा था कि हम लोग तो ऐसी फीलिंग आती थी अंदर से, हम तो रोबोट बन चुके हैं। कि पढ़ने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है, सुबह से शाम तक बस वही था एक दौर। और दूसरी तरफ ये चिंता थी कि अब ये तीसरा चौथा ड्रॉप पे इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा। फिर भी अपने आप को संभाला और निकल गए। आप भी ऐसा ही सोचते थे? बिल्कुल सर, मैं ऐसा सोचता था कि मतलब मेरा ये था कि मैं जैसे कि अपन जो मेहनत करें ना, मैं हमेशा मेरे मन में एक ही बात थी और अभी भी वही बात है, चाहे मतलब अभी अपन सेलेक्ट हो या ना हो। मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, जैसे अपन पहला ड्रॉप कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, मतलब सबके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, कॉमन बात है। जैसे अपन जो मेहनत करें ना, उस पर विश्वास रखो। आज उसका रिजल्ट अपन को मिले या नहीं मिले,
लेकिन भगवान है ना, उसका रिजल्ट आप कब जिंदगी में कभी ना कभी उसका रिजल्ट मेहनत मिलेगा। कभी कभी बेकार नहीं मेहनत जाती। कभी ये तो कभी हम बेकार नहीं हमेशा से जाएगी। मानते हैं, चीज समझते हैं। मैं कितने सारे लोगों से जुड़ा हूँ, हर बार एक बात सबको मैं कहता हूँ, और मैं खुद भी अपने जीवन में भी ये चीज मैंने देखी है कि एक बार आपने अगर मेहनत कर ली तो मेहनत करी भी बेकार। ऐसे कभी अपने आप पे कोई रिग्रेट नहीं करे, कभी कुछ नहीं करे कि अपन जैसे अपनी किस्मत खराब है या मैं कम इंटेलिजेंट हूँ या मैं इतना नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। मेहनत करते रहे वो, आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, ठीक है। एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस में ऑलवेज होनी चाहिए, यही बात है। खैर, नीट एस्पिरेंट्स हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जीवन में जिंदगी में कोई किसी तरीके का एग्जाम हो, सब में आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। साथ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको जो है ना वो मेहनत भी हमेशा करते रहनी होती है। तब पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र, आपसे मैं व्यक्तिगत रूप से एक और बात जानना चाहूँगा। जीवन के कई सारे पहलू हैं, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इस तैयारी के दौरान या इस MBBS की डिग्री के दौरान कोई ऐसा एक इमोशनल वाकया, कोई एक ऐसा आपको लगता है जो आपके इमोशन से जुड़ा हो, आपके भी इमोशन से कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई जो लोगों को प्रेरित कर सके, प्रेरणा दे सके? कोई ऐसी विकट परिस्थिति, विकट स्थिति जो आपने कभी फेस की हो, आप कोई भी ऐसी जो आपको कैमरे के सामने और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए जो आपका कॉन्शियस आत्मा अलाउ करे कि नहीं, हम ये बात जो है वो लोगों को पहुंचा के प्रेरणा दे सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के साथ आप साझा करें। मेरा तो था सर कि जैसे मैं कोचिंग टाइम में था ना, तो घर से जैसे 12th क्लास पास आउट होने के बाद पहली बार घर से बाहर हुआ था, पेरेंट्स से दूर, भाई बहनों से दूर पहली बार हुआ था। तो मतलब मैं कोटा से की थी मैंने बेसिक कोचिंग, तो काफ़ी याद आती थी लोगों की, काफ़ी कभी तो आंसू आ जाते थे सोच के कि मतलब कहाँ आ गए, इससे बड़ा तो ऐसे मन टूटता था, वापस चलें, BSc कर लेते। फिर यहाँ पे भी कोचिंग में इतनी भीड़ देख के मेरे को लगता था, मतलब मैंने पहले दिन क्लासरूम में गया था तो मैंने ये देखा था, मतलब जो टीचर्स लोग जो सामने क्वेश्चन करा रहे ना, जैसे क्वेश्चन कराते और पीछे से बच्चे के आंसर दे देते, जब तक तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता था तब तक आंसर आ जाता था। तो मैं मतलब इतना डिमोटिवेट हो चुका था उस टाइम तक, मतलब इस भीड़ में अपना कहाँ सिलेक्शन होगा, अपना कहाँ सिलेक्शन होगा। अपन तो गांव के साधारण से स्टूडेंट है और यहाँ तो मतलब पूरे ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, जहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहाँ तो आंसर आ रहे, तो अपन तो आसपास ही नहीं है, तो अपना कहाँ सिलेक्शन होगा। और घर वालों की उस साइड से घर से पहली बार बाहर निकला था, तो वैसे मतलब 1-2 महीने तो मतलब स्टेबल होने में लग गया था, टाइम लगता है। तो वो था। फिर मतलब कभी दिवाली की वेकेशन होती थी 6-7 दिन की, वहाँ पे घर जाना होता था, उसके बाद कभी घर ही नहीं गया मैं। साल में केवल एक बार घर जाता था 6-7 दिन। बाकी जो भी फैमिली फंक्शन होते थे, किसी की शादी, मोहल्ले में यार दोस्त की किसी की शादी, किसी बुआ जी की, मामा जी की किसी की शादी, सब मिस करता था। बस वो चीज़ें मेरे को थोड़ा रहे कि बस वो मैंने काफ़ी मिस कर दी कोचिंग टाइम में। वो 2 साल घर परिवार के फंक्शंस ऑकेजनली आप जा पाते हैं, सारी चीजें देखो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर टाइम में अगर सेक्रीफाइस आपने नहीं किया तो आगे जाके आप जो है वो सही सेटल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो दौर होता है आपका, वो समय होता है जिसमें सारी चीजें आपको अपनी स्टडीज पे ही, मतलब आपको कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना होता है। तो खैर, ये इमोशनल ब्रेकेज आते हैं, कुछ चीजें आती हैं। एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। 2016 में जब प्रिपरेशन करते थे तो कोर्स वगैरह पूर्ण होने के बाद GTS वगैरह जो चलती है सर, उसी दौरान मेरी नानी एक्सपायर हो गई और मैं उसमें जा नहीं पाया क्योंकि इधर DTS चलती थी रोज़, और उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही मम्मी का ऑपरेशन था। तो फिर भी घर वालों ने बोला तू हिम्मत रख के पढ़, यहाँ तक पहुँच गया और अब एग्ज़ाम दे के ही आना। तो मैं एग्ज़ाम दे के जिस टाइम घर गया तो सीधा हॉस्पिटल गया क्योंकि मम्मी उस टाइम एडमिट थी। सर एक वो थोड़ा रह रहा कि नानी का अंतिम चेहरा भी नहीं देख पाए, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, उसका एक रिग्रेट। अब देखो ये चीज़ें रहती हैं, खैर, लेकिन उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ होता है। जो दुनिया में होते हैं, जो नहीं होते हैं, नहीं होकर भी वो होते हैं, ये बहुत सीधी सी बात है। ऐसी चीज़ें हमारे साथ, समाज के अनेक लोगों के साथ कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से होती रहती हैं, घटित होती हैं। पर अगर आप नीतिगत हैं, मेरा मानना यही है कि अगर आप नीतिगत हैं, डेफिनेटली आप में इंसानियत और मानवीयता है, तो ईश्वर और वो जो हमारे पुरखे, हमारे जो लोग जो चले जाते हैं दुनिया छोड़ के, वो सदैव हमारे सिर पे हाथ रखते हैं और इसी कारण से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं चीज़ बहुत देखता हूँ, जैसे मैं एक साधारण एकेडमिक डिग्री किया हुआ आदमी हूँ। मैंने अपना मास्टर्स बॉटनी में 2005 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद में B.Ed M.Ed मैंने B.Ed अपना कंप्लीट किया। तो ये एक नॉर्मल बेसिक एजुकेशन होती है। खैर, हमारे दौर में बहुत कम लोग होते थे ये पास किए हुए, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक थी। आप करते चले जाओ, कुछ माँ बाप का और आपके परिवार का, आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य कर्म होते हैं जिनसे आप अच्छा स्थापित हो पाते हो। नहीं तो हो सकता है कि आपके जैसे पढ़े लिखे लोग 5,000 होंगे इस शहर में, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग आज 15,000 होंगे इस शहर में, फर्क होता है। खैर, आप इन सब चीज़ों को समझते हो, इन सब मूल्यों की आपको परख है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद कुमावत और डॉक्टर हेमंत कुमावत मेरे साथ आज थे, जिनको मैंने अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे इसलिए मुखातिब करवाया
आप ये देख सकते हैं कि MBBS करने के बाद भी, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में भी सादगी, सहज और सरल स्वभाव, सरलता के साथ कैसे जीवन यापन किया जाता है, कैसे बेसिक चीज़ें अपने अंदर रखी जाती हैं, कैसे रूट से अपने आप को जोड़कर रखा जा सकता है। और सफलता अगर नशा बन के आप में से बोलने लगे तो निश्चित तौर पर आपका पतन संभव है, मुझे लगता है ऐसा। सफलता भुनाई जानी चाहिए, मतलब सफलता अगर आपको मिली है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की प्रवृत्ति सदैव आप में होनी चाहिए। खैर डॉक्टर नरेंद्र, आपने अपना कीमती समय दिया, हेमंत आप भी आए, और हमारा ये जुड़ाव जो है वो हमेशा रहेगा इसी तरीके से। अब लास्टली मैं आपसे सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन का कमेंट ये लेना चाहूँगा, जो व्यूअर्स अभिव्यक्ति को देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं, हम भी क्लासरूम में पूरे साल इंटरेक्ट एक तरीके से हुए, तो आपका क्या कहना है इन अनुभवों को लेके? आप अल्टीमेटली क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारे अनुभव अच्छे ही थे। मतलब आप जब क्लासरूम में पढ़ाते थे तो मैं, आपको सर याद हो तो सबसे आगे बैठा करता था। हाँ, उस फ्रंट बेंच पे कोई नहीं बैठता था, मैं अकेला ही बैठता था हाँ। हमेशा। तो बड़ा टेंशन होता था सर आपके ऊपर, और आपकी जो पढ़ाने की थी वो काफ़ी, क्योंकि सर हम लोग उन स्कूलों से पढ़े जहाँ मास्टर थे ही नहीं, एक ही मास्टर सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया करता था, अधिकांश सर ऐसा होता था। हाँ, सरकार, मैं खुद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, खैर होता था उस दौर में। सर अब तो फिर भी आपके पास आजकल जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं, इतना सब कुछ अगर हमारे दौर में होता शायद आज हम इससे भी और कुछ ऊपर कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमको उस दौरान मिला होता तो। खैर रिग्रेट करने वाली फिर कोई बात नहीं है। ग्रेटिट्यूड के साथ रोजाना ईश्वर का धन्यवाद करिए, सुबह उठिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने दिन की, अपने जीवन की शुरुआत करिए। हम डॉक्टर हेमंत और डॉक्टर नरेंद्र के उज्जवल भविष्य की, इनकी बड़ी जिंदगी की कामना करते हैं। निसंदेह मानवता की सेवा का ध्येय मन में लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़े आयाम स्थापित करेंगे। ढेरों शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, और आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। नीट की तैयारी कर रहे हो या जिंदगी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, एग्जाम आपसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी एग्जाम आपसे बड़ा नहीं हो सकता, आपके प्रयास छोटे होते हैं। अगर आपके प्रयास बड़े होंगे तो सारे एग्जाम आपके सामने, सारे कॉम्पिटिशन्स आपके सामने छोटे होंगे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।